Okay, so let's start. Yes, sir. हम लोग एनवायरमेंटल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एनवायरमेंटल एनालिसिस, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं उनको कैसे एनालाइज किया जाए, उनको कैसे समझा जाए और उनके हिसाब से कैसे काम किया जाए। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस थोड़ा सा बस ब्रीफ रिकैप कर लें। हम लोग फीचर्स देख रहे थे एनवायरनमेंट के, which is the environment is complex and multifaceted, it is dynamic, it is challenging, and it will be having a far-reaching impact external environment. Then environmental analysis में क्या क्या चीज़ें होंगी, ज़रूरी हैं। इट इज़ अ होलिस्टिक एक्सरसाइज, यानी कि सब तरफ से हर चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा, हर एस्पेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा। एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस है, नई चीज़ हम कुछ जान रहे हैं, और एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी होगी। So these are the important features of environmental analysis. किन इम्पैक्ट और एनवायरनमेंट के ऊपर और अल्टीमेटली उससे और नेशन के ऊपर। तो एनवायरनमेंट में जो भी इवेंट्स हैं, जो भी ट्रेंड्स हैं, जो भी इश्यूज हैं और जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इन्हें स्टडी करना है। और फिर हम लोग स्वॉट के बारे में बात कर रहे थे। स्वॉट एनालिसिस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हम डिफाइन किए थे, हमने डिफाइन किया और ये समझा कि अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स जो भी एक्सटर्नल हैं और इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं, इनको मैच करके स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। फिर हम लोगों ने बोल्टन्स मैट्रिक्स देखी थी, विच वाज द 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, जिसमें कि एक डायमेंशन था इम्पैक्ट ऑन बिजनेस और दूसरा डायमेंशन था द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पैक्ट अकरिंग। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, हाई, मीडियम या लो, और कितना क्या इम्पैक्ट है होगा, हाई, मीडियम या लो, उसके हम लोगों ने अलग अलग सेग्रीगेट किया था। इवेंट्स वो क्रिटिकल हो सकते हैं, हाई प्रायोरिटी हो सकते हैं, लो प्रायोरिटी हो सकते हैं, उनके लिए कॉशियस रहें, टू बी वॉच्ड। इस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया था। तो एनवायरनमेंट में जो भी कुछ इवेंट्स हो सकते हैं उनको हम इस तरह से कैटेगराइज करके देख सकते हैं। और अब नेक्स्ट टूल या मॉडल जो हम लोगों को देखना है वो है क्वेस्ट। तो आज हम लोग इस अगले एनवायरमेंटल स्कैनिंग या एनवायरमेंटल एनालिसिस के टूल की बात करेंगे। एक टूल बोल्टन्स मैट्रिक्स था, दूसरा क्वेस्ट था। हर टूल का अपना अपना अलग अलग एक तरीका है उसको एनवायरनमेंट को देखने का, एनवायरनमेंट को परसीव करने का। कुछ टूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हैं, कुछ टूल्स थोड़े से अनस्ट्रक्चर्ड हैं। जब कोई मैनेजर है, कोई टॉप लेवल पे जो बैठा हुआ है, वो जब एनवायरनमेंट को एनालाइज करेगा तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टूल्स को यूज़ किया सकता है, या फिर कई टूल्स को साथ साथ यूज़ करके और उसके बाद फिर उनसे जो भी कुछ उसका कंक्लूजन या इन्फ्रेंस उसका जो निकल करके आता है, उनको एक साथ लेकर के हम कुछ उसके ऊपर डिसीजंस ले सकते हैं। तो बोल्टन्स मैट्रिक्स का अपना अलग एक तरीका है। क्वेस्ट जो है वो एक अलग तरीके से यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा। क्वेस्ट का जो इट्स एन एक्रोनिम, इसका जो फुल फॉर्म है वो है क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक। ठीक है, तो देखिए क्वेस्ट में एक्चुअली हम क्या करते हैं कि सिनेरियो बिल्डिंग करते हैं। क्या मतलब है सिनेरियो बिल्डिंग का, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सिनेरियो बिल्डिंग या जो भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, इट वाज प्रपोज्ड बाय बी नैनस। इट इज अ 4-step प्रोसेस which uses scenario writing for scanning the environment and identifying the strategic options। एक चीज़ हम लोगों ने पहले बात की थी शुरुआत में ही, जब स्टडी मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, उसको समझ रहे थे हम लोग कि स्ट्रेटेजी जो टर्म है ये ही मिलिट्री से आया है। यानी कि वॉर कैसे लड़ा जा रहा है, वॉर में स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट होती है, रणनीति एग्जैक्टली इसकी जो हिंदी है। तो कैसे युद्ध लड़ना है, ये
वहाँ से ही टर्म आया है, और बिजनेस में भी क्योंकि कंपटीशन होता है इसलिए हम लोग यहाँ पर भी उस टर्म को यूज करते हैं। तो बेसिकली मतलब ये है कि जब स्ट्रेटजी की हम लोग बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनली जो भी चीज़ें हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कुछ चीज़ें हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अपने हाथ में, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो भी हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है। जो भी स्ट्रेंथ्स हैं और जो भी वीकनेसेस हैं उनको रिमूव करना ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है, जो भी स्ट्रेंथ्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करना ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा ये बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो इसलिए एक तरह से ज़रूरी ये होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी कुछ हो सकता है उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें। अब आपको ये नहीं मालूम है कि आज से 5 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद एनवायरनमेंट में क्या होना है। क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जिसके लिए कि हम पहले से तैयारी हमको करनी चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, कुछ छोटा-मोटा चेंज अगर एनवायरनमेंट में होता है तो उसके लिए आप उसी समय में भी कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन अगर ड्रास्टिक कोई चेंज एनवायरनमेंट में आ जाए एकदम से, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड आप पहले से आपको रहना होगा कि हम पहले से ही हमारे पास स्ट्रेटजीज हों उसको फेस करने के लिए। एज एन एग्जाम्पल, मुझे याद है एक बार 1980s में इंडिया टुडे में एक आर्टिकल निकला था, और उन्होंने कुछ एक ये बताया कि कोई CIA की रिपोर्ट के बारे में उन्होंने बताया था। CIA जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी USA की है, उन्होंने कोई एक रिपोर्ट प्रिपेयर की थी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या सिचुएशन होगी इन द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी। तो मैं बात कर रहा हूँ 1980s की। 1980s में ये चीज़ वो लोग इस बारे में स्टडी कर रहे थे कि आज से करीब 20 साल बाद, 15, 20, 25 साल बाद इंडिया और उसका जो नेबरहुड है वहाँ पर किस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, ये है कि वहाँ मतलब कहाँ पर USA कहाँ है और इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, लेकिन वहाँ जो भी कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन होगी वो कैसे उनके ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, ये चीज़ वो समझना चाह रहे थे। तो उन्होंने बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब हो गया, जो दो मेजर कंट्रीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो गई वो इंडिया और पाकिस्तान। तो इन दोनों के का आपस में किस तरह का रिलेशन होगा, शुरुआत से ही जब से पाकिस्तान क्रिएट हुआ तब से रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं। अब जब भी किसी भी, देखिए, जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिंपल ये हुआ कि ओके, तो दो मेजर कंट्रीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, पाकिस्तान एंड इंडिया, और इनके बीच का जो भी रिलेशन होगा वो आप इनके ऊपर तो इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर भी और भी देशों के ऊपर असर इसका पड़ सकता है। ये तो स्ट्रेटेजिकली मतलब हुआ कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो भी हैं USA के, उन्हें लगता है कि हमसे काफ़ी दूर पर भी जो देश हैं उनके उनके आपस में कैसे रिलेशन है, उनका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब एक तरह से हुआ। तो उन्होंने कई सारे सिनेरियोज जैसे बनाए, और क्या किया, सिनेरियो राइटिंग का मतलब हुआ कि आज जो भी सिचुएशन है, यानी कि 1980 में जो भी सिचुएशन है उसको अगर हम आगे देखें, अभी जो है फिर क्या होना चाहिए, लॉजिकली अगर निकालने की कोशिश करें तो आगे चल करके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं।
तो कई सारे सिनेरियोज उन्होंने बनाए, जिसमें कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाए, पाकिस्तान के अपने टुकड़े हो जाएं कई सारे। ये हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो जाए और पाकिस्तान में भी आगे चल कर के भारत का हिस्सा हो जाए। तो इस तरह से अलग अलग सिनेरियोज उन्होंने बनाए। अब सिनेरियो बिल्डिंग का पर्पस लेकिन क्या हुआ कि अगर इस तरह से 2-4 सिनेरियो हम बना रहे हैं, तो उन सिनेरियो के बेसिस पर फिर हम ये डिसाइड करें कि अगर सिनेरियो ए होता है तो हम क्या करेंगे, अगर सिनेरियो बी होता है तो हम क्या करेंगे, अगर सिनेरियो सी होता है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है या नहीं? यस सर। ये केवल मतलब इसलिए किया रहा, इसमें जो भी सिनेरियो हम बनाएंगे उसमें से कोई एक ही हो सकता है, और ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि एक भी ना हो। मुझे जो 2 सिनेरियो मैंने अभी मेंशन किए, उन 2 सिनेरियो में से जो सीआई की रिपोर्ट थी उसमें से उन 2 सिनेरियो में से तो कोई नहीं हुआ। ये दोनों ज्यादा स्ट्राइकिंग वाले सिनेरियोज थे, इसलिए हमें अभी तक याद है। बाकी भी 2-3 सिनेरियोज उन्होंने और बनाए थे। तो मतलब ये है कि ये भी हो सकता है जब इस तरह से आप प्रोजेक्शन करेंगे। आज की डेट में एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम प्रोजेक्ट करें कि अगले 15 साल में हमारे पर्टिकुलर सेक्टर में क्या हो सकता है, और 2-3 अलग अलग चीज़ें हमने बनाई ये, और उसके लिए फिर प्रिपरेशन हम अभी से शुरू कर देंगे। उसके लिए स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस अभी से हम बना लेंगे और उनके ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करके रखेंगे, क्योंकि जब ये कोई चेंज आएगा तब तुरंत उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए या उससे रिएक्ट करने के लिए हम, हो सकता है हमारे पास पूरा टाइम ना हो, तो उतनी प्रिपरेशन हम ना कर पाए, इसलिए ये काम किया जाता है। तो चाहे नेशंस के लेवल पर हो, मतलब चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो, वहाँ पर भी इस तरह से सिनेरियो बिल्डिंग होती है, और चाहे ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो, वो भी इस तरह से कर सकते हैं। तो जो देशों के स्तर पर, देशों की सरकारों के स्तर पर लेवल पर क्या होगा कि वो देखेंगे कि हमारे रिलेशंस और लोगों के साथ कैसे हैं, और देशों के साथ कैसे हैं, और देशों के आपस में रिलेशंस कैसे हैं, ट्रेड सिनेरियो किस तरह का है, और उन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आगे किस तरह का पड़ सकता है, और क्या चीज़ हो सकती है। इस तरीके से उसको देखा जा सकता है। कभी कभी इसको सही से प्रोजेक्ट कर ले जाते हैं जो लोग, वो उसमें सक्सीड कर सकते हैं। जो लोग उसको अच्छे से प्रोजेक्ट ना कर पाए उसको, तो फिर उससे प्रॉब्लम भी आ सकती। तो जो भी कुछ ट्रेंड अभी चल रहा है उसके बेसिस पर अगले कुछ लॉन्गर टर्म में, लॉन्ग रन में क्या होने वाला है वो प्रोजेक्ट करके उसके हिसाब से प्लान बनाना, यही है क्वेस्ट। इसको देख लें थोड़ा सा और। तो स्टेप्स जो कहे जा रहे थे अभी, तो क्या क्या स्टेप्स हैं? मेक ऑब्जर्वेशंस अबाउट द मेजर इवेंट्स एंड ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री। तो एट प्रेजेंट क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, अभी हम लोग पहले भी वैसे बात जब कर रहे थे एनवायरमेंटल एनालिसिस का, जो हम लोग बात कर चुके हैं, उसमें जो मेजर एस्पेक्ट्स हम लोग देखे थे, तो इवेंट्स की बात हम लोग कर रहे थे, ट्रेंड्स की बात कर रहे थे। तो जो भी कुछ मेजर इवेंट्स हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो भी कोई ट्रेंड चल रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन चल रही है, कैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ उनको समझना पड़ेगा, उनको, और उनको कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो मेक ऑब्जर्वेशंस अबाउट द मेजर इवेंट्स एंड ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, देन speculate on the important issues that might affect the future of the organization by scanning the environment broadly and comprehensively। तो आगे चल करके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कौन से ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो कि उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे, और ये कैसे पता चलेगा? हम जब अच्छे से एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे और सारी चीज़ें उसके बारे में पता करेंगे, तो फिर हम कुछ ये चीज़ें निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आगे जो भी कुछ होने वाला है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर ट्रेंड कुछ ऐसा चल रहा है
कि फॉर एग्जांपल अगर कोविड-19 के पहले तो ज़्यादा नहीं मालूम था, लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन जब आ गई तो उसको ही स्टडी करके फिर पता कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आगे क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं। कोविड-19 के कारण से सबकी लाइफस्टाइल बदल गई, जनरल पब्लिक की लाइफस्टाइल बदल गई, गवर्नमेंट का काम करने का तरीका बदल गया, ऑर्गेनाइजेशंस के काम करने का तरीका बदल गया। अब कई सारी जो चीज़ें हैं, धीरे-धीरे जब लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, बीमारी के ऊपर कंट्रोल पा लिया जाएगा, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि हम पुराने तरीके से दोबारा करने लग जाएँगे। लेकिन कई सारे चेंजेस जो इस पीरियड में हुए हैं, वो ऐसे भी होंगे जो कि अब वापस पहली जैसी स्थिति हो सकता है, ना आने पाए। जो चेंज हो गए हैं, वो हो गए हैं। जैसे एक छोटा-सा, थोड़ा-सा अनरिलेटेड सा एग्ज़ाम्पल है, लेकिन मैं जैसे आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, स्कूलों में क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो मेरा बेटा जैसे Yes. 10th क्लास में मेरा बेटा है, तो 9th में जब थे, 10th में हैं, तो पहले एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए अक्सर स्कूल बुलाया जाता था। तो संडे को या किसी छुट्टी के दिन एक आध एक्स्ट्रा क्लास के लिए, या कभी-कभी जब स्कूल है तो भी जल्दी बुला लिया गया या देर से बुलाया गया, देर से छुड़ा के लास्ट में कर लिया। इस तरह से एक्स्ट्रा क्लासेस अक्सर होती रहती थी। मैंने मतलब उससे कहा भी और मुझे ऐसा लगता है, अब क्या होती हैं, अब एक्स्ट्रा क्लास अभी भी होती हैं, तो किसी भी टाइम पता चला कि रात के 8 बजे हो गई, कभी 7 बजे हो गई, और कभी भी मीटिंग एक शेड्यूल करके बता दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैंने कहा बच्चे से कि अब आगे चल करके जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी, तो रेगुलर क्लासेस के लिए तो हो सकता है तुम लोग को स्कूल बुलाया ही जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस कभी भी इस तरह से मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही अब चलेंगी, क्योंकि टीचर्स के लिए भी कन्वीनिएंट है, बच्चों के लिए भी आसान है। तो ये मतलब वो एक छोटी-सी ये चीज़ हो गई जो कि अब शायद परमानेंटली हो जाएगी। इसी तरीके से आप ही का जैसे बैच है, जब से ये ऑनलाइन क्लासेस की बात हुई, तो जो बच्चे अटेंड नहीं, अभी भी आज भी 2 ही लोग हैं क्लास में, जो बच्चे अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनको कॉन्टैक्ट करके, और नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने फ़ोन कराया कि अगर तुम लोगों को कभी और किसी और टाइम कन्वीनिएंट हो, तब भी क्लास शेड्यूल की जा सकती है, क्योंकि सभी लोग घर पर हैं। अगर कोई कहीं बहुत ही कोई इमरजेंसी नहीं है, तो बहुत आसानी से किसी भी टाइम आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सवेरे 9:30 बजे ही हो, कोई और टाइम भी हो जिस समय ज़्यादा लोग फ्री हो सकते हैं, उस समय कर सकते हैं। तो ये सब नई चीज़ें हैं, नई चेंजेस हैं, जो कि इस कारण से आ गई हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ भी एक तरह से क्रिएट हो गई, हम अवेल कर पाएँ, ना कर पाएँ। मतलब ये है कि जो भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उनका हमारे ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है। कुछ थ्रेट्स भी होंगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। जिस तरह से, बल्कि इसीलिए जब पहले एक बात और हमने कही थी कि थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। और ये भी चीज़ हम लोग इस पैंडेमिक के पीरियड से हम लोग समझ सकते हैं कि कई सारे, कम से कम एजुकेशन सेक्टर ने इसको थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में एक तरह से कन्वर्ट कर लिया, कि जो एक्चुअली पढ़ने जो भी बच्चे चाहते हैं, वो अभी भी आसानी से पढ़ सकते हैं। उसमें कई सारे इश्यूज ज़रूर आते हैं, कभी नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात होती है, सामने नहीं है तो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट सम इंटरेक्शन कैन टेक प्लेस एंड सम नॉलेज एनहांसमेंट कैन टेक प्लेस। तो ये थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने जैसी चीज़ भी यहाँ पर हो रही है। तो मतलब सिंपल ये है कि हम एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करें, और आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनको थोड़ा-सा स्पेक्युलेट करने की कोशिश करें, अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाए। देन prepare a report which will summarize the major issues and their implications, and 3 to 5 scenarios incorporating the major themes of the discussion. तो जैसे अभी यही बात मैंने आपको जो CIA का एग्जाम्पल लिया था, उसमें बताया था, तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया होगा, उन्होंने
उस समय 1980s में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो भी सिचुएशन थी उसको स्टडी करने की कोशिश की, उसको ऑब्जर्व किया, क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम है, कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बेसिस पर क्या इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। तो ये तो कभी भी देखा जा सकता है इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसमें इम्पोर्टेंट इश्यूज क्या हैं। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस किस चीज़ के ऊपर टिके हुए हैं? वही कश्मीर का मुद्दा। सबसे इम्पोर्टेंट इशू कश्मीर है और फिर उसी से और चीज़ें निकल करके आती हैं। कश्मीर का इशू हो गया। हाँ, एक और चीज़ जो बल्कि कहा सकता है कश्मीर का इशू तो है ही, लेकिन एक आप बांग्लादेश का इशू भी कह सकते हैं। बांग्लादेश का इशू इस तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान हालांकि कश्मीर के ऊपर तो नज़र उनकी पहले से थी, लेकिन एटलीस्ट आफ्टर 1971 पाकिस्तान वाले ये मानते हैं कि बांग्लादेश का जो क्रिएशन है वो इंडिया के कारण ही हुआ। तो उन्होंने हमारा एक हिस्सा अलग कर दिया हमसे, तो इसलिए हमें भी कुछ इसका बदला लेना है। तो उन्होंने डिस्टर्बेंसेस कश्मीर में जो शुरू की, उन्होंने डिस्टर्बेंसेस पंजाब में भी की थी। एक समय था जबकि पंजाब में बहुत ही ज़्यादा टेररिज्म था। तो और उस उन चीज़ों को सपोर्ट जो किया उन्होंने, वो उसका बेसिक पर्पस यही था कि जिस तरह से इन्होंने हमारे टुकड़े कर दिए उसी तरह से हमें भी इनके टुकड़े करने। तो मतलब कश्मीर का मुद्दा हो गया एक, तो थोड़ा सा इसका मतलब पंजाब का ही मुद्दा हो गया। वो कैसे वो अचीव करेंगे, दे नो ऑब्वियसली आफ्टर 2 या 3 वॉर बता कह लें। 1948 में ही वॉर हो गया था, फिर 1965 में, फिर 1971 में, कि हम इनसे सामने की लड़ाई में तो जीत नहीं सकते हैं, तो कुछ ऐसे तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे कि और डिस्टर्बेंसेस किए जाएं। तो टेररिज्म वाला मुद्दा भी हो गया। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये सारे अलग अलग इश्यूज हैं। वहाँ पर आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और गवर्नमेंट के ऊपर हावी हो जाती है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पर डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग नहीं है और बार बार तख्ता पलट हो जाता है, ये भी एक इशू है। तो ये सब अलग अलग जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं और इनके बेसिस पर ही फिर प्रोजेक्ट किया जा सकता है कि आगे चल करके क्या हो सकता है। तो ये उन्होंने स्टैंड किया होगा और उसके बेसिस पर जो हमने आपको 2 सिनेरियोज बताए, इस तरह से 2, 3, 4 सिनेरियोज की एक रिपोर्ट बनाई। तो प्रिपेयर ए रिपोर्ट, यही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर की जा सकती है। प्रिपेयर ए रिपोर्ट समराइजिंग द मेजर इश्यूज एंड देयर इम्प्लीकेशंस। कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, आज से 10 साल बाद वो प्रोडक्ट रहेगा भी कि नहीं रहेगा, ये देखना पड़ेगा। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि खत्म हो गए या चेंज हो गए, इतना ज़्यादा चेंज हो गए कि उनका असली जो रूप था वो बिल्कुल, या असली पर्पस या असली रूप खत्म ही हो गया एक तरह से। एक टाइम मतलब एक वक्त ऐसा था जबकि घर में एक घड़ी होती थी, एक दीवाल घड़ी, या एक दीवाल घड़ी तो भी बाद में आई, एक टेबल वॉच होती थी हम लोग के यहाँ, केवल एक घड़ी, और एक हो सकता है एक हमारे फादर की रिस्ट वॉच रही हो, तो पूरे घर में 2 घड़ियाँ। आजकल घड़ी की ज़रूरत ही नहीं रह गई है, मोबाइल में ही घड़ी, टीवी ऑन करिए टीवी में भी घड़ी, कंप्यूटर ऑन करिए कंप्यूटर में घड़ी है। तो वो जो चीज़ थी जो कि इतनी ज़रूरी थी और जो एक्चुअली हम आज से 30-40 साल पहले आसानी से प्रोक्योर भी नहीं कर पाते थे, वो उसकी ज़रूरत ही आज ख़त्म हो गई। एक छोटी सी डिवाइस, मोबाइल फ़ोन जब आया था, तो जो बेसिक पर्पस उसका था, फ़ोन का पर्पस कॉल करना, कॉल रिसीव करना, इतना ही हुआ। तो बेसिक पर्पस जो था वो भी करना इतना महंगा होता था कि लोग सोचते थे कॉल करने से पहले और कॉल रिसीव करने से पहले, कॉल रिसीव करने के भी चार्जेस होते थे। अब कॉल करना और कॉल रिसीव करना वो तो एक अलग चीज़ हो गई, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जिसका कि कभी आज से मे बी 10 साल पहले भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। तो चीज़ें किस तरह से चेंज हो रही हैं। अब ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें पहले से
अगर कोई फोर्सी इसका कुछ एक पार्ट भी कर पाए तो जो भी चेंजेस आ सकते हैं उनको उनके लिए प्रिपेयर्ड होना आसान हो जाता है। बस सिंपल इतनी सी बात है। यही इसीलिए सिनेरियो बिल्डिंग का जो एक्सरसाइज है ये इतनी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए क्रिएटिविटी ज़रूरी है, इसके लिए इमेजिनेटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे, जब तक आप इमेजिनेटिव नहीं होंगे, जब तक आप लेटरली थिंक नहीं कर पाएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक नहीं कर सोच नहीं कर पाएंगे, तब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल भी अलग सी चीज़ भी सोचने की हिम्मत और काबिलियत होनी चाहिए। तो prepare a report summarizing the major issues and their implications and 3 to 5 scenarios incorporating the major themes of the discussion. The report and scenarios then will be reviewed by a group of strategists. तो अब इस स्टेप में ये एक तरह से एक गेम की तरह से आप इसको कह सकते हैं। किस तरह का गेम कि जैसे कभी-कभी जो कहीं पर इंटरव्यूज में और इस तरह से कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कहीं पर किसी का चीज़ का इंटरव्यू हो रहा है या कोई सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है। नॉर्मली आर्मी में साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं कि इस इंडिविजुअल की साइकोलॉजी किस तरह की है, और उसमें एक टेस्ट होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि आपको एक सिचुएशन बता दी गई और उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे ये आपको बताना है। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने देखा एक एक्सीडेंट हो गया है, आपको अब आप क्या करेंगे? तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो ये इससे इंडिविजुअल की साइकोलॉजी भी पता चलती है, इससे इंडिविजुअल कैसे डिसीजन ले सकता है ये भी पता चलता है। तो इसी तरह की चीज़ कुछ यहाँ पे भी की जा रही है कि कई सारे सिनेरियोज बना दिए गए। अब वो सिनेरियोज स्ट्रेटेजिस्ट के सामने, जो स्ट्रेटेजीज फ्रेम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके सामने रख दिया गया। अब उनको इस तरह से डील करना है कि एक्चुअली ये चीज़ें होने वाली, ये नहीं मानना है कि ये तो इसमें से कोई एक ही चीज़ होगी या कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज़ ना हो। एक्चुअली ये चीज़ें हो सकती हैं, होंगी, और उसके बाद बेसिस पर इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर या इस assumption के बेसिस पर कि ये चीज़ें होंगी, they will identify feasible strategic options to deal with the change in environment, to deal with each scenario, to deal with the evolving environment. The options are ranked and teams are designated to develop strategies. तो पूरी रिपोर्ट बना दी गई कि ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में आज से 15 साल के बाद के पीरियड में ए बी सी डी, या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी, ये 4 चीज़ें हो सकती हैं या 5 चीज़ें हो सकती हैं। अब स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं वो बैठेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि अगर ए होगा तो हम क्या कर सकते हैं, अगर बी होगा तो क्या कर सकते हैं, सी होगा तो क्या कर सकते हैं, और डी होगा तो क्या कर सकते हैं। अब ए के केस में 2-3 स्ट्रेटजीज डेवलप हो सकती हैं, बी के केस में भी इसी तरह से कुछ स्ट्रेटजीज आ सकती हैं, सी के केस में, डी के केस में, ई के केस में। हर सिनेरियो के केस में कोई भी सिचुएशन जब भी हमारे सामने आती है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो डिसाइड किया कि अगर हमारा प्रोडक्ट ख़त्म ही हो जाता है, अगर ऐसा होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो आज के 15 साल बाद बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाता है और लोग इसको लेना ही बंद कर देंगे, ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी इसकी, तो हम क्या करेंगे? तो क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस होंगे? अगर कोई इतना अच्छा कम्पीटिंग प्रोडक्ट आ सकता है जिसके कारण से कि इसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो क्या करेंगे? तो इस तरह से अलग-अलग चीज़ें जो भी हो सकती हैं वो उनके लिए स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस डेवलप किए जाएंगे और उनको फिर आगे और डिटेल्ड स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी। पहला जो भी बेस्ट ऑप्शन जो भी है उसको अच्छे से डेवलप किया जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो है उसे भी कर सकते हैं। इस तरह से हर केस में हम पहले से रेडी रहें, पूरा प्लान बना करके हम रेडी रहें, और जब वो सिचुएशन आए तो कुछ नहीं करना है, उस प्लान को उठा करके इम्प्लीमेंट कर देना है। ये पर्पस
क्वेस्ट का है। तो यानी कि 4 स्टेप्स जो हम लोगों ने देखे हैं वो क्या हैं? आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री और द इवेंट्स आल्सो अकरिंग इन द इंडस्ट्री। दूसरा स्टेप हम लोगों ने देखा कि एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्कैन करना है। On the basis of the present trends, on the basis of the present events in the industry, we will scan the external environment of the organization. तीसरा step, okay, चलिए जल्दी से इसको बस यही रिव्यू कर लें। 4 स्टेप्स जो म्यूट कर लीजिए। क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक क्वेस्ट में आइडेंटिफाई इंडस्ट्री ट्रेंड्स, स्कैन द एनवायरनमेंट, देन डेवलप सिनेरियोज। इन दोनों स्टेप्स के बेसिस पर अलग अलग जो भी सिनेरियोज फ्यूचर में जो भी कुछ चीजें आपको लगता है हो सकती हैं वो सिनेरियोज डेवलप करेंगे। 3 to 5 सिनेरियोज जो बात की जा रही थी, और लास्टली उनको रिव्यू करके स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस फ्रेम किए जाएंगे और पहले से बना करके रखा जाएगा कि क्या हमारे प्लान्स होंगे। एक सिचुएशन कौन सी सिचुएशन होगी तो उसके केस में हमारा क्या प्लान होगा, दूसरी सिचुएशन होगी तो हमारा क्या प्लान होगा, तीसरी सिचुएशन के केस में क्या होगा, और इस तरह से सारे सिनेरियोज के लिए पहले से ही टेंटेटिव स्ट्रेटजीज और प्लान्स बना करके रखे जाएंगे। तो दिस इज अबाउट क्विक एनवायरमेंट स्कैनिंग टेक्निक क्वेस्ट। और नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे अबाउट ETOP, एक्सटेंडेड थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, और एनवायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल जिसको बोलते हैं। इसके बारे में ये नेक्स्ट टूल है और ये काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला टूल है। तो ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। तो कब मिलेगा आप लोग का असाइनमेंट के ऊपर पहला स्टेप कब मिलेगा भाई?